तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट पाइलोनाइडल साइनस इन ब्रीफ में। यहाँ से शॉर्ट नोट बेसिकली पूछते हैं और इसको आयुर्वेदिक में नाड़ी व्रण से कोरिलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं जस्ट पाइलोनाइडल साइनस किन में कॉमन ज्यादा पाया जाता है। इसको नाड़ी पाइलोनाइडल साइनस को जीभ बॉटम भी बोलते हैं, या फिर किस लिए इसको जीभ बॉटम बोलते हैं, यानी जीभ ड्राइवर्स में जो ड्राइवर्स होते हैं, जीभ ड्राइवर्स होते हैं, उनमें ज्यादा कॉमन ये पाइलोनाइडल साइनस होता है। ओके, तो ये क्या होता है बेसिकली कि एक्वायर्ड कंडीशन है, ये कोई कंजेनिटल कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये एक एक्वायर्ड कंडीशन है, कॉमनली एक्वायर्ड कंडीशन है। इट इज कॉमनली फाउंड लाइक इन केस ऑफ पेशेंट्स ऑफ हैविंग हेयरी मेल्स। तो हेयरी जो मेल्स है, ठीक है, उनमें ज्यादा ये पाइलोनाइडल साइनस होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। जो बैठ के काम करते हैं, जो ऑफिस वर्कर्स है, ओके, जो लोग बैठ के घंटों घंटों काम करते हैं, जो हेयरी मेल्स है, उनमें ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है पाइलोनाइडल साइनस। और इट इज मोर कॉमन इन डार्क पीपल देन फेयर पीपल। ठीक है, और क्या होता है एक साइनस का मीन्स क्या होता है? साइनस का मीन्स होता है व्हेन देयर इज एन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग। ठीक है, कोई भी अगर एक ओपनिंग होगा, कोई भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू का अगर मान लो कोई भी कनेक्टिविटी में एक ओपनिंग रहेगा तो हम उसको साइनस बोलते हैं। और फिस्टुला किसको बोलते हैं? जब देयर इज एनी टू ओपनिंग्स। तो वहां पे क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनस, पाइलोनाइडल साइनस। ये हम लोग आयुर्वेदिक में देखेंगे कि नाड़ी व्रण का उत्पत्ति कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है। कि उसमें आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बताया कि अगर मान लो कोई भी एक व्रण अवस्था हो जो कि वो पाक हो जाए, यानी वो जो व्रण है मान लो अगर पाक हो गया, यानी अच्छे से वो सपुरेशन मान लो सपुरेट हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग मान लो नेग्लेक्ट करते हैं या उस स्टेज पे हम उसको पाक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तब ये जो नाड़ी व्रण है, ये नाड़ी व्रण का उत्पत्ति होता है। यानी कि कोई भी एक पाक अवस्था होता है व्रण का, उसको अगर हम लोग ठीक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, और या फिर इस ट्रीटमेंट में अगर हम लोग डिले करते हैं, तब जाकर के वहां पे क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रैक, जिसकी वजह से नाड़ी व्रण का उत्पत्ति होता है। वही पाइलोनाइडल साइनस जो कि कोरिलेट है नाड़ी व्रण का, उसमें देखो कॉमनली कहाँ पाया जाता है नाड़ी जो पाइलोनाइडल साइनस है, इट इज कॉमनली फाउंड इन द ग्लूटियल क्लेफ्ट रीजन। ओके, तो ग्लूटियल मींस ग्लूटियल जो एरिया है हमारा, वहां पे वो ग्लूटियल एरिया में ज्यादा मिलने को मिलता है। जो हमारा कॉक्सिजियल बोन है, ऑक्सीजन जो बोन है जहाँ पे एंडिंग होता है, उसके जस्ट अबवली और अराउंड द एरिया में हमारा पाइलोनाइडल साइनस ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है? और एंड इट एंटर्स द ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। तो नॉर्मली जहाँ ओपनिंग होता है स्वेट ग्लैंड का, लाइक वहां पे भी ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक क्लिनिकल सिनेरियो है, यहाँ पे पस फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलता है ये ओपनिंग में। रिकरेंट पस फॉर्मेशन होता है, वो पस अपने आप ही हील हो जाता है, बट विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिर से वो क्या हो जाता है, अपना फिर से पस फॉर्मेशन होता है। तो रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगता है वहाँ पे पेशेंट को। तो पेशेंट बहुत बार क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक रहता है, उसको कोई पेन फील नहीं होता है इस पाइलोनाइडल साइनस कंडीशन में, बट वहाँ पे क्या होता है, रिकरेंट पस का फॉर्मेशन होता है वो साइनस में ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन। और अगर वो मान लो साइनस को अगर हम लोग क्लियर करें ना, वो ट्रैक्ट को अगर हम लोग क्लियर करें तो वहाँ पे बहुत सारा हेयर मिलता है, टफ्ट ऑफ हेयर वो ट्रैक में मिलता है। ठीक है, तो देखो द हेयर फॉलिकल्स इज नेवर डेमोन्स्ट्रेटेड इन द वॉल ऑफ द पाइलोनाइडल साइनस, बट हेयर इज द कंटेंट ऑफ पाइलोनाइडल साइनस। तो वो जो साइनस ट्रैक्ट बनता है, वहाँ पे हेयर का एक्यूमुलेशन बहुत होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज मोर कॉमन केस ऑफ हेयरी मेल्स। तो हेयर की वजह से वहाँ पे क्या होता है, रिकरेंट वो ही जगह हील नहीं होता है साइनस ठीक से, और वहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, साथ में पस का फॉर्मेशन रिकरेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पाइलोनाइडल साइनस में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई बोन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर ग्लूटियल जो बोन है, कॉक्सिजियल बोन है, यानी कि बोन का अगर मान लो इन्फेक्शन वहां तक पहुंच जाता है, तो देयर इज अ चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन नोन एज ऑस्टियोमाइलाइटिस। बोन का इन्फेक्शन अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो ज्यादा सीवियर कंडीशन हो सकता है। तो उसको हम लोग कैसे ट्रैक को डिटेक्ट करते हैं? वाया विद हेल्प ऑफ एमआरआई। एमआरआई से हम लोग क्या पता चल जाता है हमें, वहां पे लाइक जो ट्रैक बना है, कितना ट्रैक अंदर गया है, कितना ट्रैक बना है, एक ही ट्रैक है या दो ट्रैक है। तो वो ट्रैक हम लोग इमेजिंग टेक्निक से, एमआरआई से हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन या पेन डेवलप हुआ है और पेशेंट इसको ट्रीट कराने के लिए आया है। ओके, तो आयुर्वेदिक में वही सेम मैनेजमेंट जो खार सूत्र बताया है, उसी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। खार सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, और ट्रैक को हम लोग लाइगेट कर देते हैं। तो आस्ते आस्ते खार का जो प्रॉपर्टी हम लोग ने देख के आया है, तो खार का प्रॉपर्टी से वो जगह रिकरेंट हील होता रहता है, और वो जगह परमानेंटली वो जो साइनस फॉर्मेशन था वो पूरा क्लियर क्लोज हो जाता है। बट मॉडर्न में क्या करते हैं, वो लोग ट्रैक को लाइक कट कर देते हैं। वो जितना जो ट्रैक्ट है वो पूरा एरिया को पहले क्लोज करते हैं या फिर ओपन
ओपन सर्जरी करते हैं। तो ओपन करके क्या करते हैं, वो जगह को ओपन छोड़ देते हैं, फिर वो ट्रैक को ओपन छोड़ देते हैं, फिर आस्ते आस्ते वो अपना हील होता रहता है। और कभी कभार क्लोज मैनिपुलेशन भी करते हैं। और एक टेक्निक है मार्सुपिलाइजेशन, वो हम लाके देखते हैं उस टेक्निक में क्या फॉलो करते हैं। तो जस्ट ये एक ब्रीफ आइडिया है। और इसका साइड्स देखो क्या क्या होता है। मेन कॉमन इज सिंपली मिड लाइन ओवर द कॉक्सिक्स। तो ये देखो जो एरिया है कॉक्सिजियल जो एरिया है, बटक वाला एरिया है, इसके जस्ट ऊपर एक साइनस तुम लोग को देखने को मिलेगा ओपनिंग, हैविंग द कंटेंट ऑफ टफ्ट ऑफ हेयर इन द साइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे ये पैरालेल साइनस का ऑकरेंस ज्यादा कॉमन पाया जाता है अराउंड द कॉक्सिजियल जस्ट अबव द बटक एरिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोर कॉमन है। और ये देखो जैसे स्किन है यहाँ पे, ये हेयर मान लो कोई भी हेयरी जो मेल है, ठीक है, उनमें ज्यादा कॉमन पाया जाता है। इन केस यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पस और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। और ये अगर मान लो बोन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है यहाँ पे, इफ ये ट्रैक और ज्यादा डेप्थ हो जाए, अगर ये लाइक पेशेंट अगर नेग्लिजेंस करे या अच्छे से ट्रीट ना कराए, तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन में भी इन्फेक्शन चला जाता है। देन इट गेट्स इनटू अ सीवियर कंडीशन, देयर इज एन ऑस्टियोमाइलाइटिस कंडीशन, बोन का इन्फ्लेमेशन होता है, बोन का इन्फेक्शन हो जाता है। देन वहां से ट्रीटमेंट बहुत लाइक कंडीशन थोड़ा फेटल हो जाता है, ठीक है। तो इसको नेग्लेंसी नहीं करना है, काफी कॉमन पाया जाता है इन केस ऑफ लाइक मेल्स जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बैठ के काम करते हैं, उनमें ज्यादा कॉमन पाया जाता है। और बेसिकली इन केस ऑफ जीप ड्राइवर्स, नाम भी ऐसा दिया होगा। तो इसका हम लोग देख लिए एरिया में उसका कॉमन का है, अम्बिलिकस में भी हो सकता है। कभी कभार ये जो लोग लाइक हेयर ड्रेसर होते हैं ना, सलून में जो लोग काम करते हैं, बार्बर लोग, उनके इंटर डिजिट वाले क्लेफ्ट वाले एरिया में भी ये साइनस देखने को मिलता है, पैरालेल साइनस। ओके, एक्सिलर एरिया में, फेस में भी। और जो वो जो इंटर डिजिट होता है ना, इट इज नोन एज इंटर डिजिटल वेब, मतलब वेब एरिया में दोनों डिजिट के फिंगर के जस्ट मिड वाला हिस्सा में, उसमें ये पाया जाता है। और फुट में भी मिल सकता है ये वाला एरिया। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेगा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द साइनस, एक ही ओपनिंग मिलता है साइनस कंडीशन, जैसे मैंने बोला कि एक बाहर की तरफ एक ओपनिंग रहेगा और एक अंदर की तरफ हमारा ट्रैक्ट रहता है, सीन जस्ट अबव द एनल वर्ज। तो हमने देखा कि कॉमन लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है, इन द मिड लाइन ओवर द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पस का डिस्चार्ज मिलता है, देयर इज एन रिकरेंट एब्सेस फॉर्मेशन which ruptures and पस का डिस्चार्ज होता है। एंड कभी कभार ये असिम्प्टोमेटिक भी रहता है, पेशेंट असिम्प्टोमेटिक लेकर के आएगा, बस बोलेगा कि वहाँ पे बस मेरा रिकरेंट पस फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कुछ पेन नहीं है, कुछ फील नहीं होता, बस वहाँ पे एरिया पे बस रिकरेंट पस होता है, अपने आप वो पस ठीक हो जाता है, फिर से वो पस हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द कॉक्सिस से, इफ अगर पेशेंट लो बैक पेन लेकर के आए या फिर उस एरिया पे पेन लेकर के आए, इन्फ्लेमेशन लेकर आए। ओके, तो ये डीडी करना है। और इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग नॉर्मली हमारा ही कराते हैं अगर सीवियर कंडीशन हुआ। और नॉर्मली हम लोग जो डायग्नोसिस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स देख करके हम लोग डायग्नोसिस बना देते हैं। लाइनिंग ऑफ द ट्रैक्ट, इट इज यूजुअली ग्रैनुलेशन टिश्यू का लाइनिंग होता है, एज ऑलवेज टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द साइनस देयर मे बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लाइन। तो नॉर्मली ये ग्रैनुलेशन टिश्यू का जो लाइनिंग होता है, ट्रैक्ट ग्रैनुलेशन टिश्यू का होता है, बट टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द साइनस में देयर इज इसका लाइनिंग होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग होता है। कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स हेयर हो सकता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू हो सकता है, एपिथेलियल स्केल्स और डेब्रिस भी मिल सकता है। लाइक जो ट्रैक्ट का जो कंटेंट है, हेयर्स तो होगा, साथ में ग्रैनुलेशन टिश्यू, साथ में कुछ डेब्रिस भी मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट में ओपन मेथड है, क्लोज मेथड और मार्सुपिलाइजेशन है। जस्ट नाम याद रखो, उतना डिटेल में नहीं जानना है, सिंस शॉर्ट नोट ही आएगा। एक्सिजन ऑफ साइनस विद जैक नाइफ पोजीशन, the position of patient is prone with the buttock elevated in साइनस जो ट्रैक्ट है उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। आफ्टर एक्सरसाइज 2 मेथड्स टू ट्रीट, एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग 2 मेथड फॉलो करते हैं, आइदर ओपन और आइदर क्लोज। ओपन मेथड क्या है कि हम लोग जो वुंड आफ्टर एक्सरसाइज वुंड क्या उसको लेफ्ट ओपन कर देंगे आफ्टर एक्सरसाइज, फॉलोड बाय वो जगह को ओपन करने के बाद सिर्फ पैकिंग करना है, फिर इससे आयोडीन और ब्यूसॉल गॉज पीसेस से, देन उसके बाद बैंडेज कर देना है, ठीक है। इट टेक्स अराउंड 3 to 4 वीक्स, ठीक है, एंड वी हैव टू मेंटेन द रेगुलर सिट्स बाथ। बट ये जो प्रोसीड्यूर है काफी रिकरेंसी का चांसेस बहुत रेट हाई रहता है, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट वेदर इट इज ओपन मेथड और क्लोज मेथड, इसमें रिकरेंस रेट हाई रहता है। क्लोज मेथड में क्या करते हैं कि वुंड इज क्लोज बाय जेड प्लास्टिक, तो एक लाइक फ्लैप लेते हैं, उसको क्लोज करके वो जगह को ट्रैक पे एक्सरसाइज करके फिर कहीं से फ्लैप उठा करके लाइक वो जगह को स्टिच कर देते हैं। The method carries around 10 to 20% of the chances of recurrence. Marsupialization, in this technique, the sinus tract are excised, may not be to the whole extent up to the sacral coccygeal fascia.
The edges of the skins are now sutured to the margins of the remnant membrane, which forms the deep part of the sinuses. Hemostasis is maintained and the pressure band is applied. Not common now. तो normally अभी ये वाला टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं. तो हम भी इसमें वही बताया कि साइनस ट्रैक्ट का एक्सरसाइज हम लोग करते हैं. पूरा होल एक्सटेंट तक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट अप टू दी लाइक दी सैक्रोकॉक्सिजल एरिया वाला फेशिया वाला हिस्सा. फिर उसके बाद एज जो स्किन है वो एज को हम लोग सूचर कर देते हैं. उसके बाद जो हेमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं, डीप प्रेशर बैंडेजिंग करते हैं, बट ये लोग फॉलो भी नहीं करते. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है पाइलोनेटल साइनस का? एब्सिस का फॉर्मेशन हो सकता है और रिकरेंट इन्फ्लेमेशन भी करा सकता है. ओके, तो अगर इसलिए क्या, जैसे मैंने बोला कि एब्सिस का फॉर्मेशन और रिकरेंट इन्फ्लेमेशन बार बार होता रहेगा. ओके, और रिकरेंस ऑफ साइनस फॉर्मेशन भी हो सकता है एंड वेरी रेयर है कि मैलिग्नेंट में चेंज हो जाए. ओके, ये था मॉडर्न व्यू ऑफ पैरानाइटल साइनस. ओके, अगर सुश्रुत का अगर मान लो निदान स्थान है, एक बार चैप्टर नंबर 10 निकालना, जस्ट थोड़ा सा रीड कर रहे हैं, बस एक श्लोक का एक एक दो टर्म बस इसमें देखना है. ओके, और ज्यादा रीड इसमें से नहीं करना है, बस एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ. ओके, बस एक बार, बस कौन सा श्लोक रीड करना है वो लोग तुम अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना. तो इसमें देखो सुश्रुत का जो निदान स्थान है, श्लोक नंबर 9 एंड 10. तो 9 10 में देखो क्या श्लोक बताया, मैं तुम लोग को एक ब्रीफ बता देता हूँ. 9 और 10 में ऐसा श्लोक में बताया है कि जो अगर मान लो व्रण का उत्पत्ति होता है या शोफ का उत्पत्ति होता है ना, तो वो शोफ का अगर मान लो हम लोग ट्रीट नहीं करते, वहां पे मान लो पस का फॉर्मेशन हुआ कोई एक व्रण में, और वो व्रण पस को हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे, मतलब उसका जब स्टेज आता है हम लोग पस को उसको ड्रैग इंसिजन एंड ड्रेनेज दे, या फिर जो पस का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो अगर हम फॉलो ना करें और व्रण का उपेक्षा करते हैं, व्रण को लाइक हम लोग ट्रीट करने के लिए हम लोग लाइक लेट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना, वो व्रण क्या होता है, विदरण हो जाता है, लाइक वो व्रण टियर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर एक ट्रैक बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो पस है वो भीतर के तरफ ही अधिक मात्रा में गमन करता है, और उसके वजह से क्या होता है वहां पे एक लाइक साइनस ओपनिंग हो जाता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रैक. ठीक है, जिसके वजह से नाड़ी व्रण का उत्पत्ति होता है. तो ये 9 और 10 श्लोक में ये लिखा हुआ है. ओके, और उसका अगर मान लो नाड़ी व्रण का अगर टाइप्स पूछता है, तो ये टाइप्स 8 भी होता है और टाइप्स 5 भी होता है. तो 8 टाइप्स कैसे होता है? वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, यानी द्वंद्वज करके, फिर लास्ट में सन्निपात, तीनों दो श्लोक करके एक होता है. एंड नंबर 8 इज द शल्यज नाड़ी व्रण. ठीक है, तो क्या हुआ, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, ऐसे करके 6 हो गया. 7th इज द सन्निपातज एंड 8 इज द शल्यज नाड़ी व्रण. ओके, फिर इसका ये जो 8 टाइप्स है ना, वो सुश्रुत निदान स्थान ने बताया, बट इसका जो सुश्रुत का चिकित्सा स्थान अगर देखोगे तो चिकित्सा स्थान में कहीं वर्णन है कि 5 टाइप्स ऑफ नाड़ी व्रण बताया. ठीक है, तो इसका 8 टाइप्स ही मानते हैं निदान स्थान के अकॉर्डिंगली, और 5 टाइप्स ही मानते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के चिकित्सा स्थान. तो 9 10 में श्लोक ये लिखा हुआ है कि अगर व्रण का शोफ को अगर हम लोग उपेक्षा करते हैं, और अगर मान लो उसमें अधिक कुएं निकल रहा है, उसका अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, उसके ट्रीट नहीं करने के बाद उसमें क्या है, ट्रैक का डेवलपमेंट हो जाता है, और वहां पे डेवलपमेंट की वजह से वहां पे लाइक नाड़ी व्रण का उत्पत्ति होता है. ओके, नेक्स्ट जो श्लोक होता है, अब हम लोग जो फीचर्स है दैट इज वात पित्त कफ और सन्निपातज और शल्यज नाड़ी, तो उसका इंडिविजुअल फीचर्स में क्या होता है. तो श्लोक नंबर 11 12 13 और 14 में तुम लोग को मिलेगा श्लोक. तो 11 में क्या बताया है, 11 में श्लोक में बताया कि वातज जो नाड़ी व्रण होता है उसका क्या फीचर्स मिलेगा. तो वातज नाड़ी व्रण में टिपिकल वात का ही फीचर देखने को मिलता है. वो जो नाड़ी व्रण होता है वो थोड़ा सूक्ष्म मुख वाला रहता है, थोड़ा सा कठोर रहता है. ठीक है, स्पर्श में कठोर रहता है. और क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है जो कि लाइक श्रावती छपाया, ये एक टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना. और उसमें फेन का उद्गमन भी होता है, तो वात का प्रॉपर्टी है फेन, फेन भी निकलता है वहां से, लाइक फेन यहाँ से कोलेट कर सकते हो फर्स्ट से. ठीक है, और वहां पे क्या इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, श्रावती छपाया. तो श्रावती छपा मीन्स डिस्चार्ज होता है, छपाया मीन्स रात्रि. तो ये रात के समय क्या होता है ना, वहां पे डिस्चार्ज होता है इन केस ऑफ वातज नाड़ी व्रण, तो उसके टर्म दिया है श्रावती छपाया. रात के समय में वहां पे डिस्चार्ज होता है. वहीं पर अगर पित्त में अगर जाओ, तो पित्त में नॉर्मली तुमको ज्वर दाह भेद, जितने सारे पित्त का फीचर है ना, उष्ण है जगह, वो जो एरिया उष्णता हो गया है, अधिक उष्णता हो गया है, और वहाँ जितने सारे पित्त जगह फीचर है वहां पे तुम लोग को पित्त नाड़ी व्रण का फीचर मिलेगा. जस्ट एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन वहां पे तुम लोग को दोध मिलेगा. तो दोध किसका फीचर है, दोध वात का फीचर है, बट यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, पित्त नाड़ी व्रण में तुमको दोध मिल रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि तो तुम लोग को पित्तज नाड़ी व्रण में मिल रहा है, ना कि वातज नाड़ी व्रण में मिल रहा है. तो मींस पेन, पेन वात का फीचर है, बट यहाँ पे
पित्तज नाड़ीव्रण में मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज द कफज नाड़ीव्रण। कफज नाड़ीव्रण में जो भी सेम फीचर है सारा वही कुछ लिख देना कि कफ का क्या क्या फीचर होता है। कंडू होता है, ठीक है, थोड़ा पिच्छल स्राव अगर होगा, ठीक है, रूजा उतना नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल जो कफज के फीचर्स है वो सारे मिलते हैं। तो कफज यहाँ पे अर्जुना बोला है, अर्जुन के समान, यानी अर्जुन थोड़ा श्वेत कलर का, वो एरिया श्वेत कलर का होगा, ठीक है। और पिच्छल स्राव होगा। रात्रि श्रुति, तो रात्रि श्रुति मतलब जो डिस्चार्ज होगा वो रात के समय डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो श्राव होता है रात्रि के समय श्राव होता है। तो वात में भी क्या बताया, श्रावती छपायाम, छपायाम का मतलब होता है रात्रि। तो वात में भी क्या हो रहा है, रात में श्राव मिल रहा है। और कफज में भी क्या मिल रहा है तुम्हारा, रात्रि श्रुति, यानी रात में भी श्राव हो रहा है। तो वात में भी क्या, जस्ट टर्म अलग कर दिया है, मीनिंग वही, कफ में और वात में रात में श्राव मिल रहा है। पित्त में क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है, बाकी सारे पित्त का फीचर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सन्निपातज नाड़ी में क्या मिलेगा, मिक्स्ड फीचर्स मिलेगा, दाहा में मिलेगा, ज्वर मिलेगा, मूर्छा, वक्र शोष। वक्र शोष एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि मुख में शोष हो जाएगा, ठीक है, वक्र शोष देखने को मिलेगा। और काल रात्रि, काल रात्रि की तरह समझना चाहिए, यानी ये भयंकर प्राण को नाश करने वाली काल रात्रि की तरह समझ, ऐसा आचार्य ने बोला है कि सन्निपात जो है, सिंस यहाँ पे तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट है और ये काफी फेटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो शल्यज नाड़ीव्रण है, जो हम लोग ने देखा, इसको आयदर हम लोग आगंतज नाड़ीव्रण भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमेशा रूजा रहता है, सरूजा नित्यम। तो हम सब समय यहाँ पे सदा पीड़ायुक्त रूजा रहता है, सब पीड़ायुक्त पेन रहता है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में तुम्हारा किसके तरह कोलेट किया है, मथित मथितम ये तुम्हारा मट्ठी के समान बताया है, ठीक है। और रक्त मिश्रित बताया है, आश्रिग मिश्री उष्णता, मैंने आश्रिक के समान मिश्रित वाला, लाइक इसमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट भी बताया है। साथ में उष्ण स्राव, यानी गर्म स्राव, उष्ण स्राव, यानी जो डिस्चार्ज होगा वो गर्म होगा, जैसे पित्तज में मिल रहा था हम लोग को। और ऐसा बताया मट्ठे के समान फेन युक्त होगा, ठीक है, जैसा मट्ठा रहता है उसके समान फेन युक्त होगा। तो ये हम लोग ने देखा नाड़ीव्रण और पाइलोनेटल साइनस कि इससे कैसे हम लोग कोरिलेट कर, क्या क्या फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है जस्ट जनरल सर्जरी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आई होप सबको क्लियर है कि फिस्टुला और साइनस में क्या डिफरेंस है। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल एक बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं कि जैसे देखो ये नॉर्मल स्किन है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ब्रीच हो जाता है, इफ देयर इज एनी ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, then we call it as an ulcer. तो अल्सर का डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन, when there is breach or break in continuity of the covering epithelium, then it is called as ulcer. अभी जैसे हम लोग बेसिक्स पर है, इसका डिटेल हम लोग आगे के डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, इट कैन बी स्किन में अगर हो तो स्किन में भी अल्सर्स हो सकते हैं, म्यूकोजा में भी अल्सर हो सकता है। तो स्किन में होगा तो मान लो फॉर एग्जांपल लाइक इन केस ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर, वो तो स्किन में हो रहा है। म्यूकोजा में जैसे हम लोग देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर्स और ओरल अल्सर्स, तो ये म्यूकोजा में होने वाले अल्सर्स होते हैं। तो अल्सर का एक डेफिनेशन वही है कि व्हेन देयर इज एन ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और द कवरिंग एपिथेलियम, देन वी कॉल इट एज एन अल्सर, ओके। तो देखो पाइलोनेटल साइनस देखो कहाँ पे बताया, एब्नॉर्मल देयर इज एन ओपनिंग, हम लोग देख लिया। साइनस क्या है फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि एक ट्रैक्ट है when there is a closed cavity, और एक there is a, मान लो कोई नॉर्मल स्किन है और वहां पे क्या होता है, एक डेवलपमेंट ऑफ ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और दिस जो ट्रैक्ट डेवलपमेंट होगा ये क्या होगा, एक क्लोज्ड कैविटी होगा, ठीक है। तो ये एक ओपनिंग हो गया साइनस का, यहाँ से ओपनिंग, मान लो ये वाला जो मेरा एरिया है वो ओपन है और नीचे से क्लोज्ड कैविटी रहता है। तो साइनस इज अ ट्रैक्ट लाइन में हमेशा ग्रैनुलेशन टिश्यू का लाइनिंग रहता है। तो इट कनेक्ट्स किससे करता है, इट कनेक्ट्स टू द एब्नॉर्मल कैविटी। ये क्या, फ्रॉम द स्किन टू दी एब्नॉर्मल या क्लोज्ड कैविटी से जब ये कनेक्ट करता है, देन वी कॉल इट एज साइनस। तो साइनस का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी पाइलोनेटल साइनस। पाइलोनेटल साइनस भी एक टाइप ऑफ साइनस है। और हम लोग देखते हैं कि प्री ऑरिकुलर साइनस और पोस्ट ऑरिकुलर साइनस। तो जो ईयर लोब्यूल्स है, ईयर ऑरिकल है, तो हम लोग देखते हैं कि ईयर के जस्ट मैस्टॉइड प्रोसेस के पास पीछे में पोस्ट ऑरिकुलर मींस ऑरिकुलर के पीछे में, तो वहां पे भी एक ओपनिंग मिलता है, ये कंजाइनेटली ये ओपनिंग देखने को मिलता है। तो वो भी एक काइंड ऑफ साइनस है, ये वाला तुम देखोगे बहुत कॉमन मिलता है ये सारे पेशेंट में। ये देयर इज एन एब्नॉर्मल ओपनिंग इन द जस्ट अराउंड द पोस्ट ऑरिकुलर एरिया, तो वहां पे एक ओपनिंग रहता है, साइनस ओपनिंग। वो ओपनिंग लाइक सर्जिकली ट्रीट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, पेशेंट का रिकरेंट पस का फॉर्मेशन होता है और कभी कभार पेन भी डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे लाइक सर्जिकली ट्रीट करते हैं हम लोग।
और अगर मान लो ऑरिकल के सामने हुआ तो वी कॉल इट एज प्री ऑरिकुलर ओपनिंग। साइनस का ये एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन हो गया। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला इज द एबनॉर्मल ट्रैक बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस। तो फिस्टुला मींस व्हेन देयर इज अ टू ओपनिंग। कोई भी ट्रैक में मान लो कोई ट्रैक है, यहाँ पे दो ओपनिंग हो गया, ठीक है। मान लो ये वाला जैसे यहाँ पे देख रहे होगे थोड़ा सा इमेज, यहाँ पे व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन, स्किन है, स्किन में क्या होता है, उसका जो एपिथेलियल सरफेस है वहां पे क्या है, एक ओपनिंग बन गया। फिर ट्रैक को डेवलप हुआ, फिर ट्रैक के अंदर भी एक इंटरनल ओपनिंग बना हुआ है। तो फिस्टुला क्या है? व्हेन देयर इज अ एब्नॉर्मल ट्रैक बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस, वी कॉल इट एज फिस्टुला। तो हम लोग ने आके देख रहा है फिस्टुला जो होता है खाली एक्सटर्नल सरफेस में नहीं होता, इंटरनल में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैकियोइसोफेगस फिस्टुला, जो ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में जो एक कनेक्शन ओपनिंग, दो ओपनिंग बन जाता है, एक ओपनिंग ट्रैकिया में और एक इसोफेगस में, तो होता है ट्रैकियोइसोफेगस फिस्टुला। तो फिस्टुला का डेफिनेशन आएगा, साथ में एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हो। ओके, तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार अल्सर में हम लोग आ जाते हैं। अल्सर में नॉर्मल एनाटॉमी क्या है अल्सर का? तो एनाटॉमी में देखो, एक मार्जिन रहता है अल्सर का, फ्लोर रहता है, एज रहता है और एक बेस रहता है। तो नॉर्मल ये जो मान लो स्किन है, अगर अल्सर का फॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज अ ब्रीचिंग कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। मान लो ये स्किन कुछ कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन किया, व्हेन देयर इज ब्रीच हो गया इसमें, तो इट फॉर्म्स एन अल्सर। तो अल्सर का फॉर्मेशन ऐसा हो गया। तो मार्जिन किसको हम लोग बोलेंगे? मार्जिन नंबर 1 देख रहे हो, ये वाला मार्जिन वाला पार्ट है। फ्लोर किसको बोलते हैं? ये नंबर 3, ये वाला जो मेरा है फ्लोर है, उसके ठीक नीचे नंबर 4 इज द बेस, बेस वाला हिस्सा। और एज किसको बोलते हैं? देखो एज जैसे हम लोग समझ में, ये वाला हिस्सा एज बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिन का क्या है? जंक्शन बिटवीन नॉर्मल एपिथेलियम एंड अल्सर। तो ये जो नंबर 1 देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये नंबर 1 इज द मार्जिन है। तो ये नॉर्मल एपिथेलियम, ये वाला मेरा नॉर्मल एपिथेलियम है और ये क्या है? मेरा अल्सर है, अल्सर का एपिथेलियम है। तो ये दोनों का जो बीच का हिस्सा है, जंक्शन है, इसको मार्जिन बताया। फ्लोर किसको बोलते हैं? जस्ट उसका जो एक्सपोज पार्ट ऑफ अल्सर है, ये वाला हिस्सा फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद फिर एज, इट कनेक्ट्स मार्जिन टू फ्लोर। एज किसको बोलते हैं? देखो नंबर 2, यानी ये वाला हिस्सा एज बोलते हैं इसको, एज। एज किससे कनेक्ट करता है? जस्ट ये मार्जिन से, जस्ट ये मार्जिन से, यानी ये वाला हिस्सा, ये मार्जिन और ये मेरा फ्लोर, ये दोनों का जो लाइक कनेक्ट करता है, ये मेरा होता है एज। और 4 होता है बेस, यानी एरिया वेयर द अल्सर रेस्ट। तो अल्सर जहाँ पे रेस्ट करता है वो होता है मेरा बेस, ये वाला हिस्सा मेरा बेस होता है। तो ये जस्ट हम लोग बेसिक एनाटॉमी देखें कि अल्सर का क्या बेसिक एनाटॉमी होता है। और ये अल्सर में क्या होता है? जस्ट डेड स्किन टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू और स्लब फ्लोर में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब अल्सर का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे डिसीज कंडीशन हम लोग दिखते हैं कि अल्सर का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे जो अल्सर का फॉर्मेशन होता है, वहां पे जो एज होता है, वो एज का शेप हमेशा डिजीज के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, ठीक है। जो एज होता है वो डिजीज के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो एज है, इन केस ऑफ हीलिंग अल्सर, तो मान लो जो अल्सर हील हो रहा है, तो उसमें एज कैसा होगा? एज, ये हम लोग ने देखा था, ये वाला हिस्सा एज है, तो वहां पे स्लोपिंग एज होता है। नॉर्मल स्किन ये वाला हिस्सा है। मान लो अगर कोई अल्सर हुआ तो उसमें जो स्लोपिंग एज कैसा बनेगा? तो सर ये जो एज होता है, ये स्लोपिंग कंडीशन रहेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये मेरा स्लोपिंग एज हम लोग किसमें देखेंगे? इन केस ऑफ कोई भी हीलिंग अल्सर है, उसमें ऐसा स्लोपिंग एज फॉर्मेशन होगा। पंच्ड आउट एज, कैसा होता है? देखो टिपिकल पूरा पंच्ड आउट, ऐसा लगता है पंच्ड हो गया इसके अंदर। तो उसमें क्या हम लोग, ये ऐसा डेवलपमेंट है इन केस ऑफ लेप्रेसी और सिफिलिस वाला पेशेंट में, अगर मान लो इन सब पेशेंट में अल्सर का डेवलपमेंट होता है, या फिर अगर जब हम लोग बायोप्सी लेते हैं, पंच्ड बायोप्सी नाम सुने होंगे, तो हम लोग बायोप्सी लेते हैं, तो पंच्ड बायोप्सी लेते हैं वो एरिया का, तो उस कंडीशन में हमारा जो एज रहता है वो पंच्ड आउट एज होता है। तो नॉर्मल जैसे स्लोपिंग था, ये स्लोपिंग नहीं है, जस्ट पंच्ड आउट है। फिर टीबी कंडीशन है, मान लो कोई भी अल्सर का डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे कैसा एज होगा? अंडरमाइंड एज। तो इसका शेप कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का शेप होता है, तो इसको शेप बोलते हैं अंडरमाइंड एज। रोल्ड एज भी काइंड ऑफ रोल्ड एज मिलता है, यहाँ पे कुछ मेंशन तो नहीं है, बट ये भी इस काइंड ऑफ एक रोल टाइप ऑफ हम लोग को मिलता है, ठीक है। इवर्टेड एज किसमें मिलता है? इवर्टेड एज जनरली सीए कंडीशन में इवर्टेड एज मिलता है। तो यहाँ पे देखो जस्ट इवर्ट हो गया, ये जो एज है इवर्ट हो गया। तो इस टाइप का पैटर्न हम लोग को सीए कंडीशन में मिलता है। ओके, जब सीए कंडीशन में अगर मान लो कोई अल्सर का फॉर्मेशन होता है तो इवर्ट हो जाता है एजेस। ओके,
तो अल्सर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अल्सर का क्लासिफिकेशन क्लिनिकल होता है एंड पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लिनिकल में क्या हो सकता है, स्प्रेडिंग अल्सर और एक्यूट अल्सर। नंबर 2 इज द हीलिंग अल्सर एंड नंबर 3 इज द नॉन हीलिंग अल्सर और क्रॉनिक अल्सर। एक एक्यूट है, एक अल्सर हील हो रहा है और थर्ड इज द क्रॉनिक अल्सर। वही पैथोलॉजिकल कंडीशन में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्सर लाइक इन केस ऑफ टीबी एंड सिफिलिस। एंड नॉन स्पेसिफिक अल्सर्स किसमें होता है, ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होता है, इन केस ऑफ बर्न पेशेंट देयर इज अ थर्मल, इलेक्ट्रिक और केमिकल बर्न्स, तो उन सारे पेशेंट में देयर इज अ फॉर्मेशन नॉन स्पेसिफिक अल्सर। ओके, स्पेसिफिक अल्सर किसमें मिलता है, इन केस ऑफ टीबी पेशेंट एंड सिफिलिस पेशेंट। ये याद रखना। ये हम लोग डिवाइड किए कैसे, क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट में। क्लिनिकल में 3 है और पैथोलॉजिकल में 2 है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग आते हैं नॉन स्पेसिफिक अल्सर के बारे में। नॉन स्पेसिफिक अल्सर में हाँ, उसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स है अल्सर का। इट इज आर्टेरियल अल्सर भी बोलते हैं। वेनस अल्सर, वेनस अल्सर से एक इटसेल्फ एक शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क्स का, वो हम डिस्कस करेंगे आगे में क्या होता है। ट्रॉपिकल अल्सर आता है, ट्रॉपिकल अल्सर्स होता है और मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस के अंदर क्या आता है, एनीमिया, अगर मान लो कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, उन सारे पेशेंट में अगर मान लो कोई अल्सर डेवलपमेंट होता है, वो मिसलेनियस के अंदर है। ट्रॉपिकल अल्सर नॉर्मली जो स्किन अल्सर होते हैं उसको ट्रॉपिकल अल्सर बोलते हैं। ट्रॉपिक अल्सर्स मींस जो बेड सोर्स होता है पेशेंट, बेड सोर्स, उसको ट्रॉपिक अल्सर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल अल्सर जो नॉर्मल जो स्किन का अल्सर होता है उसको ट्रॉपिकल, एंड ट्रॉपिक अल्सर किसको बोलते हैं, जो बेड सोर्स होता है। तो बेड सोर्स किसमें ज्यादा पाया जाता है, मेनली प्रेशर पॉइंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। मान लो जो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, मान लो जहाँ पे कंटिन्यूअस हिप जॉइंट है या फुट एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेशर मिलता है, उन सारे पेशेंट में जो लोग लाइक वो सारे पेशेंट जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो गया उनका, कंटिन्यूअस प्रेशर मिल रहा है, उस प्रेशर में क्या होता है, नर्व एंडिंग डैमेज हो जाता है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। और उन सब पेशेंट में क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिक अल्सर्स और बेड सोर्स। वेनस अल्सर्स क्या है, वेनस अल्सर्स ये कब फॉर्मेशन होता है, व्हेन मेनली कहाँ मिलता है, अपर पार्ट शोल्डर आर्म में मिल सकता है, लाइक लोअर पार्ट में फुट और लेग में मिल सकता है। ठीक है, ये वेनस अल्सर का कॉमन एरिया है, आगे चल थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वेनस अल्सर्स ज्यादा क्यों मिलता है इनके, क्योंकि वहाँ पे लाइक जो वेन में जो वॉल्स रहता है वो एब्सेंट रहता है। हम लोग को पता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में कि जो वॉल्स रहता है वेन का, दैट इज इट इज नॉन फंक्शनल वॉल्स। व्हेन इट बिकम्स नॉन फंक्शनल वॉल देन देयर इज अ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड का स्टैसिस, लाइक जो वॉल्स है, वॉल्स क्या करते हैं, लाइक मेंटेन करते हैं नॉर्मल ब्लड का रेगुलेशन एंड ऑल। बट वहां पे क्या होता है, जब वॉल का फंक्शन लेस हो जाता है तब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेनस अल्सर। आर्टेरियल अल्सर भी वैसे ही सेम पाया जाता है। ये जस्ट हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन होता है पैथोलॉजिकल के अंदर, दिस कम्स अंडर द पैथोलॉजिकल अल्सर्स। आगे चलकर और इसके बारे में देखेंगे। और हम आते हैं क्लिनिकल का जो है लाइक क्लासिफिकेशन में, वो देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम साइन लोकल एग्जामिनेशन बेस और एज में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोगों ने 3 देखा था क्लिनिकल एस्पेक्ट में, स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर एंड नॉन हीलिंग अल्सर। तो स्प्रेडिंग जो अल्सर होता है उसमें सिम्टम्स पेन और फीवर मिलेगा। हीलिंग में क्या होता है, देयर इज नो पेन नो फीवर, क्योंकि ये हील हो रहा है ना, तो उससे पेन और फीवर नहीं मिलेगा। बट जो नॉन हीलिंग है उसमें माइल्ड पेन मिलेगा। तो स्प्रेडिंग जो मान लो अल्सर स्प्रेड कर रहा है उसमें पेन और फीवर मिलेगा ही, ऑब्वियस बात है। हीलिंग में नहीं मिलेगा एंड नॉन हीलिंग में लाइक माइल्ड पेन डेवलपमेंट हो सकता है। साइन क्या मिलेगा, स्प्रेडिंग अल्सर्स में जहाँ पे टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा। हीलिंग में क्या होगा, टिश्यू का रीजनरेशन होता है। नॉन हीलिंग में क्या होता है, रीजनरेशन कम होता है बट रीजनरेशन बहुत ज्यादा होता है। लोकल एग्जामिनेशन करते हैं जब हम लोग फ्लोर का, तो स्प्रेडिंग अल्सर्स में क्या होगा, वहाँ पे डिस्चार्ज प्लस मिलेगा, सम डेड डेब्रिस टिश्यू मिल सकता है, स्लॉ मिल सकता है, हेल्दी टिश्यू नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है अल्सर। हेल्दी टिश्यू, ग्रैनुलर टिश्यू कहाँ मिलेगा, इन केस ऑफ हीलिंग अल्सर में मिलेगा। लेस हार्ड ये स्कैंटी डिस्चार्ज होता है इन केस ऑफ हीलिंग में। ठीक है, स्लर्ज होता है, डेड डेब्रिस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। नॉन हीलिंग में डिस्चार्ज मिलेगा ही विद सुपरएटेड इन्फेक्शन मिलेगा, बिकॉज ये जगह कुछ रीजन से हील नहीं हो रहा है अल्सर। बेस क्या हुआ, जो उन्होंने बेस देखा था, बेस जो होता है इन केस ऑफ स्प्रेडिंग अल्सर में वो हार्ड इंड्यूरेटेड रहता है, बट इन केस ऑफ हीलिंग अल्सर में लेस हार्ड रहता है। बट नॉन हीलिंग में बहुत ज्यादा ही हार्ड रहता है, दोनों से ज्यादा हार्ड नॉन हीलिंग में रहता है बेस। और जो एज हम लोग ने देखा था, एज जो होता है उसमें क्या होता है, रेड इडिमेटस मिलता है इन केस ऑफ स्प्रेडिंग अल्सर में। स्प्रेडिंग अल्सर में रेड इडिमेटस एजेस मिलेगा। वही हीलिंग अल्सर में क्या होता है, देयर इज व्हाइट अपीयरेंस। तो व्हाइट अपीयरेंस मिलने से क्या समझ में आया कि वहां पे आस्ते आस्ते वो जगह हील हो रहा है। ठीक है, रेडिश व्हाइट कलर अपीयरेंस मिलेगा। और इन केस ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पिगमेंटेशन। ठीक है,
तो उसके बाद फिर हम आते हैं थोड़ा सा अबाउट दी डायबिटिक फूड अल्सर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एक क्लिनिकल सिनेरियो है, इसको भी रहने दो, ठीक है। नॉर्मल हम लोग आ जाते हैं डायबिटिक अल्सर के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मल्टीफैक्टोरियल कॉजेस के अंदर में डायबिटिक जो अल्सर्स होते हैं, फूड अल्सर्स, मान लो कोई भी अल्सर हुआ, किस कॉजेस, किस व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है, ठीक है। तो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेस जैसे कि हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन हो, ठीक है, उसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस भी मिलता है उन सब पेशेंट में इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिलता है, इम्यूनिटी भी लेस होता है, सुपरहेडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, नेफ्रोपैथी होता है, ओके, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, देन रेटिनोपैथी भी मिलता है, ठीक है। और वहां पे उन सब पेशेंट में क्या होता है, सेंसेशन बहुत ज्यादा लाइक लॉस होता है, बिकॉज पेन सेंसेशन लॉस होता है क्योंकि ड्यू टू न्यूरोपैथी कंडीशन में एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉनिक डायबिटिक अल्सर। तो उनको पता नहीं चलता है पेन सेंसेशन। कोई भी मान लो कोई भी अनइवन फुट पे जा रहे हैं, कोई अनइवन एरिया पे चल रहे हैं, तो वहां पे कब कोई कील भी चुभ जाए या कुछ भी ट्रिक हो जाए, उन लोग को समझ में नहीं आएगा पेन, और वो जो भी डेवलपमेंट होगा आस्ते आस्ते वो हील नहीं होगा, और आस्ते आस्ते वो अल्सर के फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, उसका हील होने में बहुत टाइम लगता है, ओके। जब तक शुगर कंट्रोल ना हो तब तक वो हील नहीं हो पाता और अल्सर ठीक नहीं हो पाता है। तो लोकेशन कहाँ होता है, मेनली जब प्रेशर एरिया है, प्रेशर पॉइंट में, वहां पे अल्सर्स देखने को मिलेगा ज्यादातर। साइन एंड सिम्टम्स में हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक तो रहेगा ही, इन केस ऑफ मान लो कोई फुट अल्सर हुआ, ठीक है। अल्सर डेवलप्स ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लॉस ऑफ पेन, और जल्दी हील भी नहीं होता है, प्रोफ्यूज और स्कैंटी डिस्चार्ज होते रहता है इन सब पेशेंट। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे रैंडम ब्लड शुगर, एक्सरेज और HbA1c लाइक जो कराते हैं, लाइक 3 मंथ्स का जो उनको आइडिया मिल जाता है कि शुगर कंट्रोल कितना है, बिकॉज RBC का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है, ओके। और जो शुगर लाइक जो उसमें जो कंटेंट जो रहता है, मॉलिक्यूल्स रहता है, वो ब्लड में फ्लो करता है, और इसलिए हमको 3 मंथ्स का जो लाइक जो कंडीशन है वो हमको वाया HbA1c हमको मिल जाता है। मैनेजमेंट कैसे करना है इन सब पेशेंट में, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ शुगर एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, रेस्ट, प्रेशर एरिया को एलिवेट करते हैं, रेगुलर ड्रेसिंग करते हैं। कंट्रोल ऑफ शुगर कैसे करेंगे, एडवाइस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। रैंडम ब्लड शुगर अगर मान लो ज्यादा रहा है, ग्रेटर देन 350, तो हम लोग इंसुलिन देंगे, ठीक है। टारगेट हम लोग का रहता है 140 से 180 लाने का। कंट्रोल इन्फेक्शन कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, सम एंटीबायोटिक्स, ओके, सेफाट्रैक्सोन एंड अमोक्सिक्लैब। देन सर्जिकल एम्पुटेशन भी